चलिए, तो किसी टाइम पे भी आप इसका रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं आपको 11 बजे जो भी मैंने बोला वो बैच अभी चलेगा, और आप किसी टाइम पे भी इसको रिकॉर्डेड वर्जन में जाकर के लाइव सेशन एक लिंक होगा ऐप पे, उस पे जाकर के आप खोल करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए, जो लोग जुड़े हैं वो थोड़ा सा बस बेसिक जान लीजिए, बाकी हमने आपको वैदिक सभ्यता बता ही दिया था। और इतना जानिए कि जो आपका इंडियन हिस्ट्री है लगभग बिहार का भी हिस्ट्री वही है, इसमें कोई अलग नहीं है। ठीक है, आपका इंडियन हिस्ट्री से ही मिलता जुलता आपका बिहार का भी हिस्ट्री है। और चूंकि जो भी थोड़ा बहुत चेंजिंग है हमारे यहाँ पर, तो वो केवल और केवल जो प्राचीन इतिहास है बिहार का वो थोड़ा अलग होगा। उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता से पढ़ना शुरू कर देते हैं बिहार के इतिहास में। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता आपके जो है उत्तर पश्चिम भारत में फैला था, इसीलिए जो है आपका बिहार का जो स्पेशल है उसमें वो नहीं पढ़ना होता है। लेकिन फिर भी हमको तो पूरा जीके जीएस बोला है, जनरल स्टडी बोला है, तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर देखते हैं। चलिए, कालखंड के अनुसार बिहार के इतिहास को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है पूर्व प्रस्तर युग, जिसको हमने बोला था जो भी आपका प्रागैतिहासिक काल है। ठीक है, तो प्रस्तर युग को, या प्रस्तर मतलब पत्थर, इसको पाषाण भी आप बोल सकते हैं। तो प्रस्तर युग मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, प्रस्तर मतलब पाषाण काल, जो कि हमने आपको इतिहास में बताया था। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल, वही चीज है यहाँ पूर्व प्रस्तर, मध्य प्रस्तर। जो भी यहाँ प्रस्तर मतलब ही होता है आपका पत्थर का काल। ठीक है, प्रस्तर मतलब पाषाण का काल। तो बिहार के बारे में हम लोग सबसे पहले पूर्व प्रस्तर यानी पूर्व पाषाण काल में पढ़ेंगे। और यहाँ क्या है कि 1 लाख ईस्वी पूर्व इस युग के अवशेष के कुछ फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, रजरप्पा, ये सब जो औजार हैं वो हजारीबाग से, फिर संजय घाटी जो सिंहभूम है वहां से मिले हैं। ये साक्ष्य जेठियन, गया, मुंगेर और नालंदा जिले से भी उत्खनन के क्रम में प्राप्त हुए हैं। तो पूर्व पाषाण काल का जो भी अवशेष बिहार में मिला है, तो आप नाम याद रखिएगा। मेन रूप से आपको हजारीबाग में मिला है, फिर आपका गया, मुंगेर और नालंदा। तो गया, मुंगेर, नालंदा, हजारीबाग अब नहीं देगा चूंकि वो झारखंड में चला गया है, तो हो सकता है गया मुंगेर आपको ऑप्शन में देगा। ठीक है, तो बिहार का सबसे प्राचीनतम जो भी पूरा पाषाण काल के जो भी अवशेष हैं कहां से मिले हैं, तो मुंगेर, गया, नालंदा, ये 3 जिला याद रखिएगा। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा आपको डीपली नहीं पूछता यहां से क्वेश्चन। उसके बाद मध्य प्रस्तर युग, जिसको आप मध्य पाषाण काल कहते हैं, 1 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व के बीच में इसके अवशेष बिहार में मुख्यतः मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मुंगेर, सारण, यही सब 3-4 जिला ही है जो कि बार बार आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, दूसरा जिला तो मारना ही नहीं है, तो अभी हम बता देंगे कहां से क्वेश्चन पूछेगा। इसके अवशेष बिहार में कहां से मिले हैं, मध्य प्रस्तर का यानी मध्य पाषाण काल का, तो मुंगेर में। और इसमें साक्ष्य के रूप में छोटे छोटे टुकड़े में बनी वस्तु तथा तेज धार और नोक वाले औजार प्राप्त हुए। तीसरा है आपका नव प्रस्तर, जिसको नव पाषाण युग कहते हैं, यानी 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व। और यही लगभग सिंधु घाटी सभ्यता का काल भी है। और इसी काल में बिहार में जो ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में कुछ पत्थर के सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं, हड्डियों के बने सामान भी प्राप्त हुए हैं। इस काल के अवशेष उत्तर भारत में, खास करके चिरांद जो कि सारण है, कई बार पूछेगा चिरांद अभी वर्तमान में क्या कहलाता है आपका, सारण। ठीक है, और दूसरा चेचर जो कि वैशाली, वैशाली उस समय चेचर कहलाता था, स्थल है। ठीक है, चेचर स्थल है जो कि वैशाली जिला में है। और चिरांद जो कि सारण में है, वहां पे आपको क्या मिला है, नव पाषाण कालीन जो भी अवशेष मिले हैं। तो या तो पूर्व प्रस्तर पूछेगा, या मध्य पूछेगा, या नव, यही 3 में से कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, तो नव वाला याद रखिएगा, चेचर जो कि वैशाली में है, और आपका चिरांद जो कि सारण है, बस। और सबसे अति प्राचीनतम जो मिलेगा वो कहां मिलेगा, गया, मुंगेर, और आपका कहां पे है, नालंदा जिला में। यही देखिएगा, फिर ऑब्जेक्टिव जब सेट बनाइएगा तो वहां दिखेगा। अब आते हैं ताम्र प्रस्तर युग, और इसको ताम्र प्रस्तर युग यानी तांबे का युग। ठीक है, तांबे का युग, ताम्रकालीन सभ्यता। ठीक है, जब मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी, तो तांबे धातु की खोज की थी, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद मनुष्य ने कांस्य धातु की खोज की, जिसको कि कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया। ठीक है, तो यहां पर इस काल में पाए गए काले और लाल मृदभांड समान
तौर पर हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के माने जाते हैं, यानी ये भी काल आपका हड़प्पा सभ्यता के लगभग का काल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ताम्र युग आया है, तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 900 ईस्वी पूर्व का जो है ताम्र प्रस्तर युग कहलाता है। बिहार में इस युग के अवशेष जो है चिरांद, चेचर, वैशाली, सोनपुर, उसके बाद गया, मनेर, ताराडीह, बोधगया, घोड़ा कटोरा जो राजगीर है, समस्तीपुर, सासाराम, भागलपुर आदि जगह पे पाए गए हैं। चिरांद तथा बक्सर से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये सब आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता से ही ये सभ्यता का धीरे धीरे जो फैलाव हुआ होगा, तो इधर के क्षेत्रों में भी, और यहाँ तक जो सभ्यता आ चुकी थी तो वो वैदिक सभ्यता आ चुकी थी। क्योंकि आपने पढ़ा था कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व का जो काल था वो क्या था, आपका वैदिक सभ्यता था। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के काल में ही आपको काला लाल मृदभांड मिलेगा, मिट्टी का बर्तन। ठीक है, और यहाँ पे भी अवशेष चिरांत, सारण और चेचर, वैशाली, ये जरूर याद रखिएगा। बाद बाकी जो है अभी हमने कल आपको क्लास करवाया था, तो उसमें आपको हमने पूरा ये तेजी से कवर किया था, और अभी मैं फिर से 5 मिनट लगेगा कवर कर दूं। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव सेशन हम लोग बनाएंगे हिस्ट्री का, तो आसानी से बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या, भारतीय इतिहास में 1500 से 600 ईस्वी पूर्व के काल को क्या कहा जाता है, तो वैदिक सभ्यता का संज्ञान दिया गया है। और 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व इसमें ऋग वैदिक काल है, आपका रिवीजन हो जाएगा। और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का कालखंड क्या है, उत्तर वैदिक काल है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। इस सभ्यता और संस्कृति का निर्माता किसको कहा गया है, आर्य। और आर्य का अर्थ क्या होता है, उच्च कुल का होना। और अभी नया में उसका अर्थ यह भी हो गया जो इंडो यूरोपियन भाषा बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर्य भारत में मध्य एशिया से किस दर्रे से आए थे, तो खैबर दर्रा। जो दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता गया। ठीक है, उसके बाद भारत आने पे आर्य सर्वप्रथम कहां पे बसे, तो सप्त सैंधव, जो सिंधु और उसकी सात सहायक नदी है वहां बसे। अब देखिए यहाँ पे बस हमने वही पॉइंट्स दिया है, और आपका जो नोट्स दिए हैं बीपीएससी टीचर जी के पीडीएफ करके होगा, आप उसको प्रिंट करा के जरूर पढ़िएगा। वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन जीएस में आपके आ जाएंगे। ठीक है, उसमें हमने अभी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों सेक्शन को एक जगह करके दे दिया है। बाकी साइंस का जो है, साइंस का हम इकट्ठा करके दे देंगे। तो वही मान के चलिए 140 पेज का वो होगा और साइंस का होगा। बस आप अगर इतना कर लेते हैं, और करेंट अफेयर्स के मुश्किल से 20 पेज होंगे जो वो हम लास्ट में आपको दे देंगे। ठीक है, तो आपका जीके तो कहीं नहीं जाएगा, जीके सारे प्रश्न आप बना लेंगे। ठीक है, रही बात टीचिंग एप्टीट्यूड, वो देख लेते हैं सिलेबस में कितना आएगा। उम्मीद है कि 100 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, तो मुझे लगता है कि 30 से ज्यादा प्रश्न तब फिर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के नहीं होंगे। ऐसा चर्चा भी नहीं हो रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के, खास करके 1 to 5 में। ठीक है, तो हो सकता है 25-30 ही क्वेश्चन हो। तो जीएस पर विशेष फोकस करना होगा आपको। जीएस जिसको हम जनरल स्टडीज कहेंगे, और बीपीएससी जनरल स्टडी का ही टेस्ट लेता है। अगर आप किसी भी बीपीएससी का प्री में बैठेंगे, वो जनरल स्टडी का ही टेस्ट होगा। आप देखिएगा जीएस लिखा रहता है, तो जीएस मतलब जनरल स्टडी, और जनरल स्टडी मतलब आपका पूरा जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, करंट, सब कुछ। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद के बारे में हमने पिछले क्लास में बताया था। ऋग्वेद में देवताओं की स्मृति में रचे गए प्रार्थनाओं का संकलन है। इसमें 1028 श्लोक है, जिसको सूक्त बोलते हैं। 10 मंडल है और 10,600 मंत्र है। इसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। ये सब हमने बता दिया था। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा वेद है। सामवेद गायन संबंधी वेद है। यजुर्वेद कर्मकांड संबंधी वेद है। अथर्ववेद या जादू, टोना और चिकित्सा संबंधी वेद है। ठीक है, तो उसके बाद उत्तर वैदिक काल में 4 उपवेदों की भी रचना हुई है। उपवेद क्या क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर है आपका ऋग्वेद, आयुर्वेद। ठीक है, ये चिकित्सा संबंधित वेद है, जिसको धन्वंतरी ने लिखा है। यजुर्वेद, धनुर्वेद, ये युद्ध कला से संबंधित है, जिसको विश्वामित्र ने लिखा है। सामवेद, गंधर्व वेद, संगीत से संबंधित है, जिसको भरत मुनि, भारतीय नाट्यशास्त्र के जनक भी किसे कहा जाता है, भरत मुनि को। ठीक है, अथर्ववेद जो है शिल्प वेद, भवन निर्माण कला से संबंधित है, इसको विश्वकर्मा ने लिखा है। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये उपवेद हैं, वेद के ही सहायक हुए ये। अब पुराण, ये सब हमने बता दिया था, तो अभी बार बार इसको चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, जो नहीं बताया था जैसे सांख्य, दर्शन, योग, ये सब भी, न्याय, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, उत्तर मीमांसा, बदरायन, इसको हमने बता दिया था। अब देखिए थोड़ा सा महाजनपद के बारे में आप लोग जान लीजिए, क्योंकि अभी जो हम लोग सेट बनाएंगे उसमें आपके महाजनपद के काल के क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए जब उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि जब लोहे की खोज हो जाती है 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास,
तो लोहे के खोज से क्या हुआ कि राजाओं की शक्ति में वृद्धि होगी, क्योंकि लोहे के आविष्कार से क्या हुए कि नए नए औजार बनाए जाने लगे, और जब औजार बनाए जाने लगे तो राजा की शक्ति में वृद्धि होगी, और औजार से क्या हुआ कि खेती करने लायक जमीनें बनाई गई, जमीन को जो है खेती लायक बनाया गया, खास करके लोहे के हथियार का प्रयोग करके, जैसे कुदाल हो, खुरपी हो, जिससे भी हो। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ा, और यहाँ पे महाजनपद, देखिए जन से जनपद बनता है, जनपद से महाजनपद, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका एक लोगों का परिवार होता है, एक समूह, लोगों के समूह को परिवार कहते हैं, जो एक साथ रहते हैं। फिर बहुत सारा परिवार मिलकर एक टोला का निर्माण करता है, फिर बहुत सारा टोला मिलकर एक जन का निर्माण करता है, फिर बहुत सारा जन मिलकर जनपद बनाता है, और बहुत सारे जनपद मिलकर क्या बना लेते हैं, महाजनपद बना लेते हैं, ठीक है। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद में विभक्त था, और इसमें जो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में इसके बारे में, बौद्ध ग्रंथ का कौन सा है, अंगुत्तर निकाय, और वही जैन ग्रंथ का क्या है, भगवती सूत्र में 16 महाजनपद। ये भी पूछ देगा कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है, तो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है, जैन धर्म का भगवती सूत्र है। सूत्र जहां दिखे समझ जाइए जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और त्रिपिटक जैसे सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब जो ग्रंथ है आपके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए उस समय जो महाजनपद था वो मुख्यतः दो प्रकार के थे, एक राजतंत्रात्मक, दूसरा क्या है आपका गणतंत्रात्मक। वज्जी और मल गणतंत्र थे, जबकि शेष क्या थे, राजतंत्र। मात्र वज्जी और मल क्या थे, लोकतंत्र थे, जहां पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी जनता के द्वारा शासन होता था। तो मेन रूप से जनता वोट नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पे क्या था कि जनता जो भी छोटे छोटे सामंत होते थे तो एक बड़े सामंत को चुनते थे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पूरे विश्व में यहीं पे दिखता है आपका लोकतंत्र की शुरुआत यहीं पे हुआ है, बज्जी में, वैशाली जिसको बोलते हैं। तो इधर देखिए आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे कि इधर का जो ये आपका भारत का मैप है, और भारत के मैप में देखिए कहाँ पे क्या है, तो मगध यहाँ पे है बिहार में, काशी यूपी में पड़ता है, मल्ल भी आपका यूपी में है, वज्जी आपका वैशाली बिहार में है, अंग भी आपका कहाँ पे है, बिहार में। तो बिहार में कौन कौन से महाजनपद हो गए, वज्जी हो गया, अंग हो गया, मगध हो गया, ठीक है। ये तीनों कहाँ पे पड़ रहे हैं, मगध, अंग और वज्जी, तो ये तीनों आपके बिहार में ही पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि बिहार का एग्जाम है, बीपीएससी है, तो बिहार के जीके ज्यादा पूछे जाएंगे। अब आ जाइए अंग जो है, अभी वर्तमान का जो उस समय राजधानी चंपा थी, अभी भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है, जो कि अंग, जहां का कि राजा हुआ करता था कर्ण, महाभारत टाइम पे, याद रखिएगा। उसके बाद काशी है, काशी वाराणसी है, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है अभी वर्तमान में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, इलाहाबाद का ही स्थल है अभी वत्स। वज्जी वैशाली को कहा जाता था, ये भी बिहार का है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा का क्षेत्र है। कौशल, श्रावस्ती, फैजाबाद यूपी का क्षेत्र है। अवंती, उज्जैन, ये सबसे बड़ा महाजनपद था, अवंती उज्जैन। और पूछे कि सबसे शक्तिशाली जनपद, महाजनपद कौन था, तो याद रखिएगा मगध। ऐसे हमने ये सब सारा लेक्चर जो है आपके जो रिकॉर्डेड है उसमें सेशन में आपका पूरा हिस्ट्री अगर आप देखिएगा तो उसमें हमने ये इसको अच्छे से कवर किया है, ठीक है। आप लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं? अच्छा, कुछ दिखता नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा सर। अच्छा, अच्छा कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट कम करता हूँ। क्या अब दिख रहा है? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि व्हाइट स्क्रीन पे थोड़ा सा ये दिक्कत आती है। स्क्रीन नहीं दिख रहा, अच्छा। ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा।
थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि अभी बस सुन लीजिए, उसके बाद मैं उसको सही करवा देता हूँ, जिससे कि आगे आपको दिक्कत नहीं हो। ब्लर हो सकता है कि यहाँ पे पिक्चर ही क्वालिटी है ब्लर वाला, ठीक है। तो मेन रूप से बस इमेज देख पा रहे होंगे थोड़ा बहुत, बस उसको समझिए। कौशल श्रावस्ती फैजाबाद, ठीक है। अवंती उज्जैन मालवा, अभी वर्तमान का मल्ल, जो कि मल्ल का राजा हुआ करता था जरासंध। कुशावती देवरिया जिला। पंचाल अहिछत्र बरेलू बदायूं। चेदी सकमती बुंदेलखंड। कुरु इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली मेरठ। मत्स्य विराटनगर जयपुर, जो कि ये कई बार पूछा गया है। विराटनगर जयपुर जो मत्स्य है वो कहाँ का महाजनपद था, ठीक है। तो अभी वर्तमान में वो राजस्थान में पड़ता है, जयपुर का क्षेत्र। कंबोज हाटक राजधानी थी। रजौरी हजारा जो यूपी में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका अस्मक, अस्मक जिसकी पोटली राजधानी थी। गोदावरी नदी का क्षेत्र दक्षिण भारत कहलाता था, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपका गांधार, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला थी। और यह गांधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला, रावलपिंडी, पेशावर, जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है। तो अभी आपका क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं देखता हूँ कैमरे का, हो सकता है रिजोल्यूशन थोड़ा सा सही हो जाए, ठीक है, कर दूंगा मैं। अभी फिलहाल आप ये पूरा देख लें ये सेशन, उसके बाद मैं एडजस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट में हिस्ट्री में यही सबसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन का जो हमने आज आपको दिया था, हिस्ट्री पार्ट टेस्ट 1, जिसमें 50 क्वेश्चन लगभग दिए गए थे। तो यहाँ से आपके एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, सेट बनाए होंगे तो आपको पता होगा कि क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है एग्जाम में, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन हमने दिया था और आप लोग क्या क्या आंसर लगाए थे इसका। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया। तो याद रखिएगा कि देखिए, कलिंग और अशोक का तो कहानी आप लोग जानते होंगे। कलिंग के ही मैदान से अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, लेकिन उससे पहले भी मौर्य साम्राज्य में जो था, मगध में कलिंग था, ठीक है। और उसको महाजनपद, ये महापद्मनंद ने, सॉरी, महापद्मनंद ने पहले कलिंग को जीता हुआ था, उसको मिला रखा था पहले, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जैसे मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय पूछे तो आपको बोलना है महापद्मनंद। बस बाद में चल करके फिर वो स्वतंत्र हो जाता है कलिंग, फिर जा करके आगे चल करके 261 ईस्वी पूर्व में आप देखिएगा कि, सॉरी, यहाँ पर अशोक, हाँ अशोक 261 ईस्वी में अशोक आकर के फिर ईस्वी पूर्व में 261 ईस्वी पूर्व में अशोक जो कलिंग का युद्ध लड़ता है तब जीतता है। लेकिन उससे पहले भी एक बार मगध के अंदर महाजनपद काल में आपका कलिंग आ चुका था, ठीक है। इसीलिए तो मगध शक्तिशाली माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, और आप लोग भी आंसर बताइए। बिहार की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलता है। देखिए, अगर वेद का नाम दे दे तो अथर्ववेद, अगर वेद का नाम दे दे तो अथर्ववेद, और यदि अगर सीधे बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम, ठीक है, तो बिहार के बारे में जानकारी अथर्ववेद से भी मिलता है। और एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, तो उसमें भी सर्वप्रथम बिहार क्षेत्र की चर्चा की गई थी, ठीक है। तो यहां पर देखिए कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किसमें मिलता है, तो आपको बोलना है शतपथ ब्राह्मण। लेकिन अगर बिहार का सबसे प्राचीनतम, पूरे बिहार के बारे में जानकारी अच्छे से जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वो अथर्ववेद है, तो यहां पर शतपथ ब्राह्मण आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी। तो आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में बिहार की यात्रा करने वाला शासक आपका चीनी यात्री फाहियान भी था। मेगास्थनीज जो है इंडिका लिखा है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आकर के रहा था। उसके बाद आपका ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था, और इसने भी नालंदा विश्वविद्यालय में
शिक्षा अध्ययन की थी। तो इसका मतलब है कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर एक से अधिक, और देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन टाइप में थोड़ा बहुत शुरुआत में मिस्टेक किया है। तो देखिए अगर बीपीएससी पूछेगा तो ये एक से अधिक यहाँ उठा के दे देगा। ठीक है, एक से अधिक। अब क्या क्या है, पैटर्न चेंज कर देगा बीपीएससी। क्या करेगा, एक आपको ऑप्शन नंबर डी में देगा एक से अधिक, और ऑप्शन ई में देगा इनमें से कोई नहीं। तो एक से अधिक को ऊपर कर लीजिए, तो एक से अधिक वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक चलिए, यहां पर एक से अधिक देखिए, अब क्या ऑप्शन आपका जो बना रहा है बीपीएससी जो एग्जाम में, जैसे ए बी सी डी और ई, आपको 5 ऑप्शन देगा। एक में होगा इनमें से कोई नहीं, और दूसरा होगा एक होगा एक से अधिक। वो देख लीजिएगा डी या ई में ऊपर नीचे कर सकता है वो, बाद बाकी ऑप्शन होगा। जब आपको एक से ज्यादा होगा तो एक से अधिक वाला आंसर टिक कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक से अधिक, यहाँ पे उपरोक्त सभी है, उसके जगह पे आप कीजिए एक से अधिक, ऊपर कर लीजिए। ठीक है, चलिए बाकी आप समझिए। बिहार के किस स्थान पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो बिहार के किस स्थान पे हुआ था? तो गया में, याद रखिएगा। ठीक है, गया में, बिहार में गया में 1922 में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछे जा चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी खुद ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने ही शेरशाह के मकबरे का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? शेरशाह। सासाराम में मकबरा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे, दूसरी बौद्ध संगति कहां आयोजित हुई थी? देखिए पहला आपको पता होगा राजगिरी में, किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। और कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व में। वही 100 वर्ष बाद 383 ईस्वी पूर्व में कहां पे हुआ था? तो वैशाली में, कालाशोक के समय में, द्वितीय बौद्ध संगति 100 वर्ष बाद, प्रथम के 100 वर्ष बाद। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैशाली। तो जिन लोगों ने वैशाली मारा होगा उनका सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? तो बक्सर में। चौसा, चौसा का युद्ध भी हुआ है। ठीक है, चौसा का युद्ध में जो आपका हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है, जिसमें हुमायूं पराजित हो जाता है। चौसा का युद्ध आप लोग को पता होगा 1540। ठीक है, कन्नौज और चौसा का बिलग्राम। तो ये सब यहाँ पे, ये कहाँ पे है, किस जिला में है आपका? चौसा, तो बक्सर जिला में है। ठीक है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश का जन्म स्थल कहां पे है? तो सिताब दियारा। जन्म स्थल कहां पे है जयप्रकाश नारायण का? तो सिताब दियारा में है। ठीक है, याद रखेंगे सिताब दियारा। आप लोग टेस्ट लिंक जब देते हैं तो बनाया कीजिए, उससे कुछ कुछ आपका अभ्यास हो जाएगा। अब देखिए पटना के गोलघर की स्थापना किसने की थी? तो जॉन गास्टिन ने किया था। पटना के गोलघर की स्थापना किसने किया था? जॉन गास्टिन ने किया था। ये याद रखिएगा, किसने किया था? तो जॉन गास्टिन ने किया था पटना के गोलघर की स्थापना। ठीक है, पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया, जो कि किस धर्म से जुड़ा हुआ पुरातात्विक स्थल है? तो याद रखिएगा, ये जो पुरातात्विक स्थल है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, केसरिया। ठीक है, केसरिया जो है आपका बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। 1912 में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित किया गया? 1912। तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं। तो बांकीपुर पटना में 1912 में कहां पे हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन? तो बांकीपुर पटना में। ठीक है, तो याद रखिएगा बांकीपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बांकीपुर। निम्नलिखित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं है? अब देखिए चंपारण सत्याग्रह के समय में कौन नहीं थे?
तो देखिए ये जो थे जयप्रकाश नारायण, वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय भूमिका निभाए थे, तो ये नहीं थे, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर, ये सब थे, बस ये नहीं थे। जयप्रकाश नारायण आपके चंपारण सत्याग्रह के दौरान नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल इसका आंसर होगा। ठीक है, राजकुमार शुक्ल इसका सही आंसर होगा। और जो क्वेश्चन सेट है उसमें मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में, तो ये आपका सही आंसर है राजकुमार शुक्ल, याद रखिएगा। ठीक है, गांधी जी किसके आग्रह पर आए थे? तो चंपारण सत्याग्रह हमने टॉपिक भी अच्छे से थ्योरी पार्ट में करवा रखा है। और 1916 में जब अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, तो वहीं पे राजकुमार शुक्ल गए थे और उन्होंने आग्रह किया था किसानों की समस्या को लेकर के, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल ही। ठीक है, 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित कर दिया गया था? तो याद रखिएगा वह जिला का नाम था आपका सारण, छपरा जिसको बोलते हैं सारण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब बनाइए, अभी हमने तुरंत बताया लोरिया अरिराज, लोरिया नंदनगढ़ चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से। तो धातु प्रस्तर युग का जो है उपयुक्त सभी से, सभी जगह मिले हैं। लोरिया अरिराज से भी मिला है, लोरिया नंदनगढ़ से भी हुआ, ये सब बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अवशेष मिले हैं। रामपुरवा चंपारण से भी मिला है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, या वहां पे एक से अधिक वाला ऑप्शन रहेगा तो वो मारिएगा। अब आइए पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के भागलपुर ताम्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, तो सभी से। आंसर क्या हो जाएगा? सभी से नहीं देगा, एक से अधिक वाला ऑप्शन यहाँ पर दे देगा तो उसको कर देंगे। जब एक से अधिक हो तो अब सभी नहीं देता है, बीपीएससी में क्या रहता है ऑप्शन एक से अधिक, तो वो आंसर देगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका एक से अधिक। ठीक है, अब बताइए, यही प्रश्न अभी जो है, यही प्रश्न अभी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो यहां पर देखिए जब आपका पूछे तो यहाँ पे अगर प्राचीनतम साहित्यिक सोर्स बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आपका शतपथ ब्राह्मण नहीं है तो क्या मार देंगे? अथर्ववेद। क्या मार देंगे? अथर्ववेद। ठीक है, क्योंकि अथर्ववेद में चर्चा है कि किस प्रकार से आज लोग जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र से पूर्वी भारत की ओर बढ़ते हैं, और बिहार का उसमें जिक्र है। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए, कुछ नहीं दिख रहा है, ये समस्या आपको नेक्स्ट क्लास में आपका दूर हो जाएगा। एक्चुअली जो लाइटिंग ये इसमें थोड़ा सा कैमरे का ज़्यादा लाइटिंग कर दिया गया होगा, तो वो मैं आपको सही कर दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से आपका सही हो जाएगा। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो महाजनपद के बारे में अभी तुरंत हमने चर्चा किया था, अंगुत्तर निकाय से बताया था। भगवती सूत्र हो गया अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय है, जैन धर्म का भगवती सूत्र है, वहां से आपका किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो महाजनपदों के बारे में, चूंकि 16 महाजनपद थे। ठीक है, अभी हमने चर्चा किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका अंगुत्तर निकाय। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला, कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला, तो सबसे ज्यादा बिहार का जो पुरातात्विक स्थल की खोज की है वो कनिंघम ने किया है। ब्रिटिश अधिकारी इतिहासकार भी थे, और जो यहाँ पे पुरातात्विक वेदा भी हैं ये। ठीक है, पुरातन जो भी वस्तुएं हैं उसकी खोज करते थे कनिंघम। ठीक है, इन्होंने ही आपका मिथिला पेंटिंग को भी खोजा था, तो कनिंघम याद रखिएगा। ठीक है, तो बिहार में बड़े पैमाने पे उत्खनन कार्य करवाने वाले जो व्यक्ति थे वो कनिंघम ही थे।
नालंदा स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो नालंदा का अगर पूछेगा तो ये मैकेंजी हो जाएगा। ठीक है, नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो मैकेंजी। ठीक है। पुरातत्व वेदा कनिंघम ने बिहार में खोज की। केसरिया, लोरिया, अरिराज, लोरिया, रामपुरवा, ये सब का जो बसाड़ का अवशेष हो गया, ये सब इसका आंसर हो जाएगा आपका। एक से अधिक ऊपर कर दीजिए और एक से अधिक वाला यानी उपयुक्त सभी आपका सही आंसर होगा। ठीक है। विदेह के राजा जनक ने निष्क और सुवर्ण का सतनाम उपहार में दिए, ये कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। कुछ क्वेश्चन है आप रट्टा मार के जाइए। ठीक है, उसको उतना समझने की आवश्यकता नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि। तो मौर्यकालीन अभिलेख जो भी बिहार में मिला है उसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी। अशोक के भी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए। ठीक है, तो याद रखिएगा। मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे? तो ईरान के। कहाँ के थे? तो ईरान के। याद रखिएगा, मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे? तो याद रखिएगा, ईरान के। अपसट गया में एक मंदिर जो भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पे कथा है। तो राम से जुड़े हुए, विष्णु से जुड़े हुए, तो यहाँ पे आप रामायण मार सकते हैं। ठीक है, राम गुप्त एवं देवी के नल दंपति पढ़ने गाथा रामायण। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रहने देते हैं। इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल रहने दीजिए, इसको मैं क्लियर करके आपको बताऊंगा। ठीक है, चूंकि रामगुप्त एवं देवी का भी कुछ जिक्र हमने देखा था लेकिन रामायण के भी हैं। तो चलिए इसको रहने देते हैं अभी इसको। ठीक है, इसको रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्लियर करके आपको बताऊंगा। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य। तो आरंभिक साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हमने आपको बताया था मुंगेर और गया। ठीक है, आरंभिक सबसे प्राचीनतम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुंगेर और नालंदा दिख रहा है, तो वही आंसर हो गया। मुंगेर गया नालंदा था, तो मुंगेर और नालंदा है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष मिले हैं? तो नवपाषाण युग हमने बताया शुरुआत में, इसीलिए हमने वो 2-3 मिनट का थ्योरी बता दिया था। तो नवप्रस्तर युग क्या हो जाएगा आंसर इसका? नवप्रस्तर युग। ठीक है। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परावर्ती चरणों के अवशेष कहां से मिलते हैं? तो ये आपको इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चिरान से भी मिला है, चेचर से भी मिला है, सोनपुर, मनेर, उपरोक्त सभी, या यहाँ पे आपको एक से अधिक दे देगा तो वही आंसर होगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था अनुमानतः? तो देखिए ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही बसे थे। उसके बाद ही के काल में जो है आर्य लोग आगे बढ़े हैं और बिहार तक पहुंचे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल। क्या आंसर हो जाएगा आपका? उत्तर वैदिक काल। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग टेस्ट बनाए होंगे। ठीक है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था। तो देखिए हमने पहले ही बताया था कि उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का खोज हो गया तो उससे औजार बन गए। तो उससे क्या हुआ कि जमीन को समतल करना आसान हुआ, खेती योग्य बनाना आसान हुआ। उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे राजाओं की शक्ति में टैक्स में वृद्धि हुई, अनाज उत्पादन बढ़ेगा, औजार हथियार बनेंगे। तो यही कारण था, यानी लोहे का उपयोग। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लोहे का उपयोग। सबसे ज्यादा बिहार सहित पूर्वी भारत में जो आज लोग बढ़े फैले, तो उसके पीछे एक ही आपका कारण था, वो था लोहे की खोज। तो लोहे का उपयोग याद रखिएगा। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज कौन कौन थे? ठीक है, तो अंग लिच्छवी भी था। अंग जैसे उसमें देखिएगा कि कर्ण जो था अंग का ही शासक था, राजा था। और मगध की भी चर्चा की गई है, विदेह का भी। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ए और बी दोनों। लेकिन इस तरह का आप ऑप्शन बीपीएससी क्रिएट करेगा नहीं, एक से अधिक नहीं तो इनमें से कोई नहीं वाला देगा।
तो वो सब अपना थ्योरी पढ़िएगा तो उसमें आप क्लियर करके अपना बनाइएगा। तो इसमें आपका जो है अभी जो ऑप्शन दिख रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत सुधार करने की आवश्यकता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो से कर दूंगा। ठीक है। वेद किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिला है? ठीक है, तो वेद के किस ग्रंथ में विदेह राज्य में आर्यों के आगमन का साक्ष्य मिला है? ठीक है, बताइए आप लोग क्या आंसर आप लोगों ने मारा है। अच्छा, कुछ दिख ही नहीं रहा, नहीं, अब मुझे सेटअप करवाना होगा इसका। तो इसका आंसर है आपका शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण होगा। ठीक है, गोपथ नहीं, शतपथ ब्राह्मण। बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था और अनार्य जाति के लोग का आवास स्थल था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा मगध। ठीक है, अनार्य जाति के लोग मगध में रहते थे। तिरहुत विदेह तो उत्तर बिहार है, तो इसमें तो जो था आर्य लोग ही रहते थे, लेकिन मगध में अनार्य लोग रहते थे। और यही क्वेश्चन पूछा था कि महाजनपद काल या कुछ था 68 में कि क्या कहा जाता था, जो आर्य के अलावे जो दक्षिण बिहार में जो लोग रहते थे उनको क्या कहा जाता था? तो अनार्य कहा जाता था। तो वहां पे ऑप्शन में अनार्थ लिख दिया था, तो आंसर इनमें से कोई नहीं हुआ था। ठीक है, तो बीपीएससी फंसाने के लिए शब्द को इधर उधर कर देता है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? उत्तर वैदिक काल का, तो ये सारे बिहार का कौन सा राज्य, तो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, तो इसका आंसर देखिए मगध, अंग, वज्जी। ठीक है, ये तीनों हैं बिहार के ही महाजनपद। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य, बिहार का कौन सा राज्य जो है उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, तो इसका आंसर जो है होगा आपका विदेह। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में हैं? तो अभी हमने आपको बताया था कि आपके कौन कौन से थे, तो वज्जी, मल, सॉरी मल तो यूपी में है। ठीक है, वज्जी और अंग, तो महाजनपद में अभी हमने पढ़ा कि जो हमने बताया था कि बिहार का जो क्षेत्र था उसमें मेन रूप से जो था वो आपका मगध तो था ही, उसके बाद एक अंग था और तीसरा वज्जी। ठीक है, तो ये तीन ही मेन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीन। ठीक है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जब महाजनपद बन चुके थे तब तब ये तीन ही महाजनपद बिहार में थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन सा, तो वज्जी जिसको वैशाली बोलते, मगध पटना गया का जो क्षेत्र है, और अंग जो है मुंगेर भागलपुर का है। ठीक है, तो यही तीन क्षेत्र थे। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो आप लोग बताइए कौन सा नहीं है। अंग तो है ही भागलपुर मुंगेर, वज्जी वैशाली भी है, वत्स है, वत्स कोसाम्बी नहीं है, तो ये नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वत्स। मगध भी है आपका। ठीक है, तो वत्स आपका नहीं है बिहार में। ठीक है, बाकी ये तीनों तो अभी हमने बताया, अंग, वज्जी और मगध महाजनपद बिहार में है। ठीक है,
सर और क्लास लैपटॉप पे भी ओपन हो रहा है सर, आज के लिए रहने दीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव सेशन है और इसको थोड़ा सा देख लीजिए, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं। नहीं तो रहने देते हैं, इसका जो वीडियो आप लोग को जो ब्लर दिख रहा है उसको मैं दूर करता हूँ, उसके बाद ही आपका जो है क्लास में लूँगा, ठीक है। तो 36 क्वेश्चन हुए, कम नहीं हुए, ठीक है, और हमने थोड़ा सा थ्योरी भी बता दिया था, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और मैं आपका जो समस्या है, और खास करके ये समस्या जो पीडीएफ फॉर्मेट में आती है, क्योंकि पीछे से क्या होता है कि व्हाइट लाइट आता है, तो एक ऐसा काम करना होगा कि मुझे इसको ब्लैक पूरा करके उसके बाद इसको व्हाइट में लिखवाना पड़ेगा, तब जा करके आप लोग को अच्छे से दिखेगा, ठीक है। नहीं तो ऑन स्क्रीन जैसे हम लोग पढ़ रहे थे स्क्रीन शेयर करके, तो उसके माध्यम से हम लोग क्लास करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। बाकी जब बैकग्राउंड आपका पीछे में दूसरा रहेगा तो आपको सही से दिखेगा, ठीक है। चलिए क्लास को आज अभी ओवर करते हैं, फिर हम लोग रात को आज 8:30 बजे से 10 बजे के बीच में फिर हम लोग बिहार के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको जस्ट हमने ऑब्जेक्टिव सेशन लिया जो कि बिहार हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और ये सब आप लोग भी देखते सुनते रहिए, जिससे कि देखिए जीएस जो आपका 1 to 5 या 6 to 8 में बोला जा रहा है, तो जीएस मतलब आप समझ लीजिए जनरल स्टडीज, ठीक है। और वही चीज है, जनरल स्टडीज में आपको पूरा चीज पूछेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस भी, मैथ के भी 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रीजनिंग के भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करेंट अफेयर्स के निश्चित तौर पे 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिहार स्पेशल के 10 क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। तो ये सब मिला करके जीएस होता है, ठीक है। और आप देखे होंगे कि पहले भी जब होता था बीपीएससी के माध्यम से टीचर की के लिए जो परीक्षा होता था, तो उसमें जीके जीएस ही पूछा जाता था, ठीक है। तो वही पैटर्न मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर से बीपीएससी फॉलो करेगी, और थोड़ा वो टीचिंग एप्टीट्यूड भी डाल सकती है, ठीक है। अभी क्लियर नहीं है लेकिन डालेगी जरूर, ठीक है। अभी 2-4-5 दिन में सिलेबस आ जाएगा, उसके बाद आप लोग देख लेंगे कि देखिए क्या होता है। बाकी अगर 100 क्वेश्चन हो गए तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो आसानी से जो है वहां स्कोर हो जाएगा। हाँ 150 नंबर का रहेगा तो फिर आपको थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा, तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन होगा तब तो स्पेसिफिक पोर्शन से ही वो क्वेश्चन पूछ पाएंगे, तो वो स्पेसिफिक पोर्शन आप करके चले जाइएगा तो आपका हो जाएगा। लेकिन जब 150 प्रश्न का अगर सेट बनाया जाएगा, अगर एग्जाम होगा, तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज रहने देते हैं, इतना है।